हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका कंप्यूटर के इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में। हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने इनपुट सीपीयू और आउटपुट पूरा किया था। पिछली क्लास में हमने मेमोरी की शुरुआत करी थी और मेमोरी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेमोरी क्या होती है? डाटा या सूचना को स्टोर करके रखने के लिए जो उपकरण होते हैं वो मेमोरी कहलाते हैं, वो मेमोरी डिवाइस कहलाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाटा अथवा सूचना स्टोर करके रखनी है तो वो आप मेमोरी डिवाइसेस में रखते हैं। फिर हमने चर्चा करी थी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि मेमोरी जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक स्मृति अथवा प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है द्वितीयक अथवा सेकेंडरी मेमोरी। फिर पिछली क्लास में ही मैंने आपसे चर्चा करी थी कि प्राथमिक को प्राइमरी क्यों कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को कभी कभी इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसको कभी कभी आंतरिक या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी को इंटरनल या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? सबसे पहली बात तो मैंने आपको यह समझाई थी कि हम प्राथमिक क्यों कहते हैं। प्राथमिकता दी जाती है इस मेमोरी को, इसलिए प्राथमिक कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू पर मदरबोर्ड पर स्थापित रहती है। यह सीपीयू के पास मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। सीपीयू कहां पे स्थापित होता है? सीपीयू मदरबोर्ड पर स्थापित होता है ना दोस्तों। तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारी मदरबोर्ड पर स्थापित होती है, इसलिए इसको प्राथमिक कहा जाता है, इसलिए इसको इंटरनल कहा जाता है। और यह सीपीयू के सीधे संपर्क में रहने वाली मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक क्यों है, प्राइमरी क्यों है? क्योंकि यह सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है। इसको इंटरनल अथवा आंतरिक स्मृति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मदरबोर्ड पर स्थापित है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको? ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। ठीक है, तो दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको मैंने बताया। एक होती है रैम और दूसरे प्रकार की मेमोरी होती है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करेंगे यहां पर रीड ओनली मेमोरी की। तो एक बार फिर से बोल के देखिए आप, रीड ओनली। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली, अर्थात वो मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके। वो मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके। रीड ओनली है ना भाई नाम, रीड ओनली, यानी जिसे केवल पढ़ा जा सके वो मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। तो अब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि जो मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें हम कुछ नया स्टोर नहीं कर सकते, तो इस मेमोरी को लगाने का क्या औचित्य है? इस मेमोरी का प्रयोग ही हम क्यों कर रहे हैं? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जो निर्माता द्वारा बनाकर दे दिया जाता है उसी को बार बार पढ़ा जाता है। अब यहां पर यह सवाल आता है, तो फिर इस मेमोरी को लगाने का क्या औचित्य है? जिसमें हम कुछ डाटा को सेव ही नहीं कर पा रहे, जिसमें हम कुछ डाटा को स्टोर ही नहीं कर पा रहे, तो उसमें इस मेमोरी को क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, रोम को लगाने का प्रयोग मैं आपको बताता हूं, फिर इसको आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। कि देखिए, जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को पावर बटन दबाकर ऑन करते हैं, तो आप एक बात नोट कीजिए, गौर कीजिए, कंप्यूटर से जुड़े समस्त इनपुट आउटपुट उपकरणों पर एक बार लाइट जलती है। कीबोर्ड, मॉनिटर,
माउस, जैसे ही आपने कंप्यूटर का पावर बटन दबाकर शुरू किया तो उसके साथ में जितने भी उपकरण जुड़े हुए थे उन सब पर लाइट लगती है। अर्थात इस मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर एक विशेष प्रकार का टेस्ट स्टोर होता है। रोम के अंदर एक विशेष प्रकार की जांच स्टोर होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर को शुरू करते समय, देखिए ध्यान दीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को शुरू करने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर चालू करने को एक शब्द होता है कंप्यूटर चालू करने के लिए जो कहलाता है बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को शुरू करना। जब कंप्यूटर को पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो यह कहा जाता है कि कंप्यूटर बूट हो रहा है। तो दोस्तों, बूटिंग के समय कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच की जाती है एक विशेष प्रकार के टेस्ट के द्वारा, और यह टेस्ट अपना स्टोर होता है रोम के अंदर। यह जो टेस्ट होता है यह रोम के अंदर स्टोर होता है और कंप्यूटर को बूट करने का काम करता है। देखिए, अभी हम सवाल कर रहे थे ना कि रोम तो अंदर, जो हम कुछ नया स्टोर नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं, तो रोम को लगाने का फायदा क्या है? तो रोम बूटिंग के समय कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न इनपुट आउटपुट उपकरणों की जांच करता है। अब आप ये सोच लीजिए, अगर रोम ही नहीं है कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? अब ये जो टेस्ट होता है रोम के अंदर, जो जांच होती है, उसको एक नाम दिया गया है बायोस। रोम के अंदर जो जांच होती है उसको बायोस कहा जाता है। देखिए, अब हम आगे चलते हैं, इसमें आपको और स्पष्ट होगा। देखिए, अब हम बात कर रहे थे रैम और रोम की। ये दोनों प्रकार की रैम और रोम मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। तो देखिए, रोम की मैं चर्चा कर रहा हूं। रोम दिखने में कैसी होती है? ये रोम की चिप है। ये देखिए, ये रोम की चिप है, यह रोम की चिप कहलाती है, और ये रैम की चिप है। ये दोनों की दोनों मदरबोर्ड पर स्थापित रहती है। यह मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। रोम और रैम दोनों मदरबोर्ड पर स्थापित रहती है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है। फिर मैं रोम की बात कर रहा था। रोम का मैंने आपको नाम बताया था। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, दिखने में ये इस तरह की होती है मेमोरी। अब फिर हम बात कर रहे थे यहां पर कि देखिए, रोम का क्या नाम है। तो पहले मैं आपको रोम पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में हम रैम लेंगे। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या काम है रोम का? कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु। कंप्यूटर को बूट अथवा शुरू करने हेतु। अब जो बूट करता है, जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बायोस कहा जाता है। कौन सा टेस्ट होता है जो कंप्यूटर को शुरू करने में मदद करता है? वो बायोस होता है। और ये बायोस अपना किस में स्टोर होता है? बायोस अपना इस रोम के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है रोम की प्रकृति क्या है। स्थायी प्रकृति की है या अस्थायी प्रकृति की होती है रोम। अब अपने को यह पता करना है कि जो रोम है वो स्थायी प्रकृति की या अस्थायी। यहां पर स्थायी कहा गया है, क्यों? सोच के देखिए, रोम रीड ओनली मेमोरी,
जिसमें सिर्फ लिखा जा जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें हम कुछ नया स्टोर नहीं कर सकते। इसमें कुछ भी नया स्टोर नहीं कर सकते। अर्थात जो लिखा है उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। या वैसे आप सोच लें, जो रोम रोम में बसा है वो परमानेंट है, स्थायी है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, अपने को समझ समझ के करना है। तो जो भी रोम है वो स्थायी है, और इसी को एक शब्द दिया जाता है नॉन वोलेटाइल। तो जो रोम है वो एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब रोम के प्रकार देखिए, व्यवहारिक रूप से तो हम केवल जो मैंने आपको यहां पे बताई थी, रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी है, जिसको हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और उसी को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोम। अब ये 3 प्रकार की रोम यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, अपने को फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इनका फुल फॉर्म कई दफा एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। हमें फुल फॉर्म पर ध्यान देना है और हमें फुल फॉर्म देखनी है। ये फुल फॉर्म क्या होती है उस पर कई दफा प्रश्न आता है। तो पहला है पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी तो पूरा नाम है रोम का, और लक्ष्य के आगे हमने लगा दिया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जिस मेमोरी में केवल एक बार लिखा जा सके। जिस मेमोरी में केवल एक बार लिखा जा सके, ऐसी मेमोरी कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी में केवल एक बार लिखा जा सके, ऐसी मेमोरी कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। सेकंड, अब इरेजेबल ईपीरोम, सेकंड मेमोरी आती है ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब मिटाएबल, यानी पहले हमने पढ़ा पहला प्रकार पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम। समझ में आई बात आपको, यानी जिसमें एक बार लिखा जा सके। फिर दूसरे प्रकार की रोम कौन सी आई? दूसरे प्रकार की रोम आती है ई पीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात जिस मेमोरी में बार बार मिटाकर लिख सकें। जिस मेमोरी में बार बार मिटाकर लिखा जा सके, जिस प्रकार की रोम में बार बार मिटाकर लिखा जा सके, उसे ईपीरोम कहते हैं। पहले आपको मैंने कहा था रोम के अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते। फिर 3 प्रकार की रोम हम यहां पर पढ़ रहे हैं जो कि व्यवहारिक रूप से काम में नहीं आती, परंतु परीक्षा की दृष्टि से हमें मालूम होने चाहिए कि कौन कौन सी प्रकार की रोम होती है। तो सबसे पहली रोम मैंने आपको बताई पीरोम, प्रोग्रामेबल रोम जिसमें एक बार लिखा जा सकता है। फिर मैंने आपको दूसरा बताया इरेजेबल पीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। और तीसरा हमने लिखा ई पीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी जिसमें विद्युत की सहायता से मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। जिसमें विद्युत की सहायता से बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, इस प्रकार की रोम अपनी कहलाती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के बारे में पढ़ा है दोस्तों। इन सब में से प्रश्न बन चुके हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कृपया ध्यान देकर यहां पर आप पढ़िए। इसमें से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। रोम का पूरा नाम, रोम के प्रकार, रोम की प्रकृति क्या है, स्थायी अथवा अस्थायी, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग, कंप्यूटर को शुरू करने के बूटिंग के लिए कौन सी जांच होती है, बायोस, बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आपको रोम के अंदर बताई गई है। ओके, अब हम दूसरे प्रकार की मेमोरी लेते हैं, रैम मेमोरी। अब इसको आप ध्यान से समझिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था सीपीयू के संपर्क में, सीपीयू के संपर्क में जो मेमोरी रहती है
वो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के आपको दो भाग बताए कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो मुख्य प्रकार की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो अभी हमने रोम पढ़ा। रोम का काम सिर्फ कंप्यूटर को शुरू करने तक सीमित है। कंप्यूटर बूट हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, कंप्यूटर शुरू हो गया, उसके बाद रोम का काम खत्म। उसके बाद रोम का कोई काम नहीं है। तो रोम का काम क्या है? बूटिंग करना। रोम का काम बूटिंग करना है। ठीक है, रोम का काम बूटिंग करना होता है। अब बूट जब हम कंप्यूटर को कर रहे होते हैं तो बूट, उसको कई बार बूट रोम भी कह देते हैं। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो हमने जांच कही उसको बायोस कहते हैं, और इसी का बायोस का एक अन्य नाम भी हम कई बार दे देते हैं जिसको पोस्ट कहा जाता है। हम बायोस या पोस्ट दोनों कह सकते हैं। ज्यादा ये बायोस के नाम से प्रचलित है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जैसे ही पावर करते हैं स्वयं की जांच करता है। तो ये रोम के बारे में था। बूट का मतलब कंप्यूटर को शुरू करना। जब कंप्यूटर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक है, वो प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। अब हम चलते हैं रैम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर मैं वापस पिछली स्क्रीन पर एक बार आता हूं। इसको आप ध्यान से देखिए। ये अपना सीपीयू है। सीपीयू के साथ में प्राइमरी मेमोरी है। सीपीयू के साथ में प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी में दोनों भाग अपने पड़े हैं, रैम भी है और रोम भी है। ठीक है, सीपीयू के साथ में रैम भी है और रोम भी है, दोनों के दोनों सीपीयू के साथ थे, इसलिए इसे प्राथमिक कहा गया। अब रोम का काम कितना सा था? रोम का काम केवल इतना सा था, सीपीयू को बूट कर दिया, कंप्यूटर को चालू करना। उसके बाद रोम का काम खत्म। उसके बाद में रोम का काम खत्म। अब कंप्यूटर को शुरू होने के बाद कंप्यूटर पर जो भी काम हो रहा है वो रैम के द्वारा हो रहा है। तो रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इसको, रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि रोम तो कंप्यूटर को बूट करके खत्म। रोम का काम सिर्फ बूटिंग तक था। अब कंप्यूटर पर आपको कोई भी काम यदि करना है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, समझने की आवश्यकता है। रैम में पढ़ने में तो क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है, खत्म। लेकिन समझ में आ गई रैम आपको, तो आपके बहुत काम की चीज है, दैनिक जिंदगी में काम की चीज आने वाली है। ठीक है, तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात सीपीयू के सीधे संपर्क में अब कौन सी मेमोरी बची? सीपीयू के संपर्क में अब केवल रैम बची। अर्थात कोई भी काम यदि कंप्यूटर पर संपादित होता है तो उस कार्य को पहले रैम में आना अनिवार्य है। उस काम को पहले रैम में आना अनिवार्य है। रैम में आए बिना कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण देता हूं। आपने कंप्यूटर शुरू किया, फिर सबसे पहले आप देखते हैं कंप्यूटर के अंदर विंडोज आपको सबसे पहले दिखती है। तो विंडोज कहां से आई? विंडोज भी अपने पहले रैम में आई। फिर आपने वर्ड चालू किया, वर्ड कहां पड़ा था? वर्ड भी रैम में आ गया। फिर आपने गाने चला दिए, गाने किस में आ गए? गाने भी रैम में आ गए। ऐसा करते करते आपने 8-10 प्रोग्राम चालू कर दिए। फिर थोड़े समय बाद आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर धीरे हो गया। मान लीजिए ये अपनी रैम थी। अब रैम के अंदर आपने 1, 2, 3, 4, 5-6 प्रोग्राम रैम के अंदर आपने खोले, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करना है तो वो रैम में ही जाएगा, रैम में उसको आना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर केवल 1 MB की जगह खाली है, केवल 1 MB की जगह खाली है, और आप नया प्रोग्राम खोलना चाह रहे हैं 2 MB का। आपने क्लिक कर दिया 2 MB पर,
लेकिन 1 MB की जगह खाली है, तो अभी ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस रैम के चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि रैम में जगह ही नहीं बची। रैम में 1 ही MB खाली थी और आप 2 MB का प्रोग्राम डालना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, तो क्या स्थिति होती है? कंप्यूटर हैंग हो जाता है। कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रैम में जगह नहीं है। इसी प्रकार से मोबाइल के अंदर भी होती है। मोबाइल की भी रैम होती है। आपने फेसबुक यूज किया, व्हाट्सएप यूज किया, दूसरे ऐप्स आपने चलाए, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, मोबाइल काम करना धीरे कम हो जाता है। मोबाइल की स्पीड आप नोट करेंगे कि कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल की रैम भरने लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं, वापस नॉर्मल स्पीड पे लाने के लिए मोबाइल को हम उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं। एक बार मोबाइल को बंद करके चालू करते हैं। बात समझ में आई? तो उससे क्या हुआ, अब वो रैम चूंकि अस्थाई है, टेम्परेरी है, वोलेटाइल है, रैम अस्थाई है, टेम्परेरी है, वोलेटाइल है, तो जैसे ही मोबाइल को आपने स्विच ऑफ किया, सारी रैम क्लियर हो गई और वापस रैम हमारी पुरानी स्थिति जैसे काम करना शुरू कर देता है। तो बात समझ में आई आपको? रैम कितनी आवश्यक है, और रैम को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू के सीधे संपर्क में रैम होती है। तो आइए अगली स्क्रीन पर देखिए, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थाई प्रकार की मेमोरी है, जिसको अपन वोलेटाइल, ये ध्यान रखना, अस्थाई को वोलेटाइल कहते हैं। ये कई बार सवाल आता है कि रैम वोलेटाइल है या रोम वोलेटाइल है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकार की होती है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम अपनी वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। अब ये जो मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बताई है, बूट होने के बाद सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। बूट होने के बाद सीपीयू द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रैम में आना अनिवार्य है। बात समझ में आई आपको? पढ़ने का तो बहुत कम है दोस्तों, मैं वही आपको बार बार समझाता चल रहा हूं। पढ़ तो आप लेते हो, लेकिन समझने की बात है यहां पर। अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो हम उस बात को कभी नहीं भूलते। तो समझना अति आवश्यक होता है, समझने की जरूरत है हमें। तो बूट होने के बाद सीपीयू द्वारा प्रत्येक किए गए कार्य को, जो भी काम हम कंप्यूटर पर करेंगे, उसको रैम में आना बहुत जरूरी है। उसको रैम में आए बिना काम होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने ऊपर देखो लिखा है, रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई बात आपको? अब रैम के प्रकार, रैम, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, 2 दिन लगते हैं, 48 घंटे बाद, ठीक है। 2 प्रकार की मेमोरी यहां पर होती है, रैम के प्रकार। देखिए, पहले हमने रोम के प्रकार पढ़े थे, अब हम रैम के प्रकार देख रहे हैं। पहले प्रकार का होता है डी रैम, अर्थात जिसे डायनेमिक रैम कहते हैं, और दूसरे प्रकार की रैम होती है स्टैटिक रैम। डी रैम का मतलब क्या है? डायनेमिक, गतिज, अर्थात ऐसी रैम जिसे लगातार चार्जिंग की आवश्यकता होती है। ऐसी रैम जिसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसमें से डाटा निकल सकता है, अन्यथा उसमें से डाटा का लॉस हो सकता है। तो डी रैम को लगातार चार्जिंग की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसमें से डाटा का लॉस होने की संभावना रहती है। और स्टैटिक रैम स्थिर रैम होती है, स्थिर प्रकार की, जिसमें लगातार चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में हम कौन से प्रकार की रैम यूज कर रहे हैं? वर्तमान में हम एक डी रैम यूज करते हैं, जिस डी रैम यूज कर रहे हैं, वर्तमान में हम डी रैम यूज कर रहे हैं। देखिए, डी रैम और एस रैम की जरूरत क्या है, आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो डी रैम का मतलब यह है कि डायनेमिक।
अब थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद उसमें लगातार चार्जिंग होती है, तो वो डी रैम है। स्टैटिक रैम जिसमें डाटा एक बार डाल दिया वो लंबे समय तक उसमें रहता है। लेकिन डी रैम में से डायनेमिक रैम जिसमें से डाटा को बाहर निकालना भी पड़ता है, क्योंकि दूसरे डाटा को हमें उसके अंदर डालना है, डाटा को हमें बाहर निकालना भी पड़ता है, इसलिए हमें डी रैम की आवश्यकता होती है। अब रैम और रोम के बारे में पढ़ा, अब बात आती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या होती है? यह भी एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। यह जो कैश मेमोरी है यह एक विशेष प्रकार की एस रैम है। यह विशेष प्रकार की एस रैम है। ठीक है, विशेष प्रकार की एस रैम है कैश मेमोरी जो है। अब यह कैश मेमोरी क्यों काम में आती है, कहां पर स्थापित होती है, क्या होती है, वो आप देखिए। देखिए ये अपना सीपीयू है। सीपीयू के साथ में जैसे मैंने आपको बताया संपर्क में कौन रहता है, रैम। तो सीपीयू को जब भी किसी डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो रैम से लेता है, क्योंकि सीपीयू के सीधे संपर्क में रैम होती है। अब सीपीयू की जैसे मैंने आपको बताया गति बहुत तेज होती है। सीपीयू की गति बहुत तेज होती है, तो यहां पर आवश्यकता पड़ी कि हमें एक तेज गति की मेमोरी की आवश्यकता है। यहां पर एक ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि रैम की भी, नो डाउट रैम की भी गति बहुत तेज है, परंतु यहां पर ऐसी आवश्यकता हुई कि हमें एक और तेज गति की मेमोरी की जरूरत है। तो देखिए ऐसा होता है मेमोरी में, जैसे जैसे मेमोरी की डिवाइस की गति बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो क्या किया गया, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी को लगा दिया गया। अब कंप्यूटर के जो बार बार काम में आने वाले डाटा थे, अब कंप्यूटर के जो बार बार काम में आने वाले डाटा थे, बात समझ में आ रही है? कंप्यूटर के जो बार बार डेटा काम में आने वाले थे उन डाटा को इस कैश में स्टोर कर दिया। भाई ऐसा होता है कई बार कंप्यूटर के अंदर की कुछ डाटा होते हैं वो बहुत जरूरी बार बार काम में आते हैं। हम कंप्यूटर पर लगभग अगर कोई 1 घंटा काम करते हैं तो उसमें 80% डाटा ऐसा होता है जो बार बार उपयोग में आता है। तो बार बार उपयोग में आना वाले डाटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। ओके, बार बार उपयोग में आने वाले डाटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। तो कैश मेमोरी क्या है? एक प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी है जो कि सीपीयू और रैम के मध्य स्थापित रहती है, और जो भी डाटा बार बार प्रयोग में आता है उस बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को कैश में रखा जाता है। स्पष्ट है आपको कैश मेमोरी क्यों होती है, क्या होती है, कहां पे प्रयोग में आती है? अगर आपको समझ में आया तो अपन आगे चले, मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से कि आपको यह चीज समझ में आ गई है कि कैश मेमोरी क्या होती है और इसका प्रयोग कहां पे होता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी एक प्रकार की विशेष एस रैम है और सीपीयू और रैम के मध्य स्थापित रहती है। देखिए ये एक चित्र है कैश मेमोरी का जो प्रैक्टिकली मदरबोर्ड पर होता है, जो मदरबोर्ड पर स्थापित रहता है। ये अपना सीपीयू है, ये सीपीयू, ये कैश और ये रैम। देखिए ये सीपीयू है, ये कैश है और ये रैम है। तो सीपीयू और रैम के मध्य स्थापित रहती है अपनी कैश मेमोरी। बात समझ में आई आपको? कैश मेमोरी कहां पर होती है और क्यों उपयोग में लेते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका उपयोग इसलिए होता है कि जो भी डाटा बार बार काम में आने वाले होते हैं उन डाटा का प्रयोग
इसमें स्टोर कर दिया जाता है कैश मेमोरी में। अब आप लोग कई बार ये कमेंट कर रहे हैं, कई बार ये सवाल डाल रहे हैं कि कैश मेमोरी क्या तीव्रतम मेमोरी है? तीव्रतम मेमोरी होती है और आप लोग सब बहुत श्योर हैं। देखिए आगे मैं बताऊंगा मेमोरी की स्पीड भी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे तीव्र गति की मेमोरी की यदि बात करें तो जो सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो जो मेमोरी सीपीयू का हिस्सा ही है रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तीव्र गति की मेमोरी है और रजिस्टर के बाद में कैश मेमोरी की गति आती है। अब होता क्या है, परीक्षा में या गाइड में जो भी हम पढ़ते हैं किताबों में, उसमें रजिस्टर विकल्प नहीं होता। उसमें दिया जाता है कि साहब तीव्र गति की मेमोरी कौन सी है। अब उसमें रजिस्टर विकल्प भी नहीं है, कैश मेमोरी विकल्प है, तो आप रट लेते हैं, हम लोग रट लेते हैं कि हां भाई कैश मेमोरी सबसे तेज गति की मेमोरी है। समझ में आई बात आपको? तो कैश मेमोरी से पहले रजिस्टर आता है, रजिस्टर की गति सबसे तेज होती है। यदि विकल्प में रजिस्टर दे रखा है तो अपने को रजिस्टर को चुनना है, सबसे तेज गति की मेमोरी, और उसके बाद में कैश मेमोरी आती है। स्पष्ट है दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ी हमने, रैम पढ़ी, रोम पढ़ा। रैम अस्थाई, रोम स्थाई, क्योंकि रोम रोम में है, जो रोम रोम में है वो स्थाई है, तो रोम स्थाई मेमोरी है। बात समझ में आ गई? फिर हमने देखा कैश मेमोरी को। स्पष्ट है? चलिए ये हमने प्राइमरी मेमोरी की चर्चा करी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, जब आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो आपसे वर्ड में मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, आपने 4 लाइनें टाइप करी, आपसे ये कहा जाता है कि इसको सेव कर लो, नहीं तो डाटा उड़ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेव कर लो? क्योंकि हम उस वक्त रैम में काम कर रहे होते हैं और रैम अस्थाई है, लाइट बैकअप नहीं है, लाइट जाते ही तो वो डाटा उड़ सकता है, इसलिए हम कहते हैं सेव कर लो। तो वो सेव होकर कहां पे स्टोर होता है? वो सेव होकर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। सारी सेकेंडरी मेमोरी, सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी अपनी स्थायी प्रकृति की होती हैं। सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी अपनी स्थायी परमानेंट है, सदा उसमें स्टोर रहता है। तो देखिए हम विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से मैं आपको इनके चित्र दिखाता रहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने का खास है नहीं, जहां भी समझने को होगा वहां वह आपको रोकूंगा। ये पहले मैग्नेटिक टेप्स काम में आते थे, आपने ऑडियो कैसेट्स देखे थे, है ना? पहले कैसेट आते थे गानों के, टेप होती थी, टेप रिकॉर्ड आते थे चलाने के, तो ये मैग्नेटिक टेप्स पहले काम में आती थी। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग बंद हो गया। क्यों? एक तो है ना, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर आपको किसी गाने को, चौथे नंबर के गाने को सुनना है तो पहले 3 को फॉरवर्ड करो, फिर आप चौथे पे जाते थे, क्योंकि इसमें श्रेणीबद्ध तरीके से काम होता था, सीरियल एक्सेस था, इसलिए ये थोड़े धीरे थे। फाइन। मैग्नेटिक टेप्स के बाद हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आई। मैग्नेटिक टेप्स के बाद जो डाटा हमारे पास आया वो फ्लॉपी डिस्क थी। फ्लॉपी डिस्क 2 आकार में उपलब्ध थी। ये एक प्रकार की फ्लॉपी डिस्क है। देखिए दोस्तों, इस तरह की फ्लॉपी डिस्क होती थी, इसका आकार है 5.25 इंच और इसकी क्षमता थी 1.2 MB। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, 1.2 MB। अब तो हम जीबी से नीचे बात ही नहीं करते, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, यानी एक फ्लॉपी डिस्क पर उस वक्त कैसे काम होता होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की फ्लॉपी डिस्क थी। अगली फ्लॉपी डिस्क देखिए, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क थी जिसकी क्षमता थी 1.4 MB। देखिए, यह फ्लॉपी डिस्क थी जिसकी क्षमता थी 1.4 MB। 1.4 MB इस फ्लॉपी डिस्क की क्षमता थी। फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद में आविष्कार हुआ ऑप्टिकल डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क के बाद में आविष्कार हुआ ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क 2 प्रकार की थी। पहला था कॉम्पैक्ट डिस्क।
पहली कहलाता था सीडी। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। पहला था सीडी और सीडी का पूरा नाम था कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क का पूरा नाम मेमोरी क्षमता कितनी थी? संग्रहण क्षमता। कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज क्षमता थी 700 MB। फिर हमें 700 MB से भी ज्यादा की जरूरत पड़ी। फ्लॉपी डिस्क 1 MB की थी, फिर सीडी आई 700 MB की थी। अब हमें 700 MB से भी ज्यादा की जरूरत पड़ी, तो आविष्कार हुआ डीवीडी का। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल कह दो या वीडियो कह दो। डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल या ऑडियो डिस्क। इसकी क्षमता थी 4.7 GB। देखिए, ये ऑप्टिकल प्रकार की डिस्कें हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों से द्वारा इनमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों के सिद्धांत पर काम करते हैं सीडी और डीवीडी, इसलिए इनको ऑप्टिकल डिस्क आ गया। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की चुंबकीय डिस्क थी, एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क थी, क्योंकि वो चुंबकीय सिद्धांत पर काम करते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सीडी, ये अपनी देखिए यहां पे दो है, ये सीडी है। अब यहां पे क्या लिखा है? गौर कीजिए, सीडीआर, और यहां पे लिखा है सीडी आरडब्ल्यू। सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू, क्या अंतर है दोनों में? सीडीआर का मतलब, सीडीआर, आर माने रिकॉर्डेबल, जिसमें एक बार रिकॉर्डिंग कर सके। सीडीआर मतलब रिकॉर्डेबल, जिसमें एक बार रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो सीडीआर कहलाता है। ठीक है। फिर आरडब्ल्यू, आरडब्ल्यू का मतलब है री राइटेबल, जिसमें बार बार लिखा जा सकता है। तो एक है सीडीआर रिकॉर्डेबल, जिसमें एक बार लिखा जा सकता है, और एक होता है सीडीआरडब्ल्यू, जिसमें बार बार लिखा जा सकता है। अगर आप बाजार से कोई गाने फिल्म की सीडी गाते हैं तो वो होती है सीडी रोम, जिसमें हम एक बार भी नहीं लिख सकते, केवल उसको रीड कर सकते हैं। वो अपनी सीडी रीड ओनली कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी। तो तीन प्रकार की सीडी या डीवीडी आती हैं दोस्तों, सीडीआर, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडीआरडब्ल्यू, सीडी री राइटेबल, और सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। ये अपनी डीवीडी है। देखिए दोस्तों, डीवीडी 4.7 जीबी यहां पर लिखा है। ये अपनी डीवीडी है, इस तरह की, दोनों दिखने में बिल्कुल समान होती है, सीडी और डीवीडी। ठीक है, चलिए अब हार्ड डिस्क बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला उपकरण कौन सा है? सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला उपकरण कौन सा है? सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला डिवाइस कौन सा है? मेमोरी डिवाइस कौन सा है? तो पावर हाउस भी कहा जाता है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को पावर हाउस भी कहा जाता है। सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला डिवाइस है। यानी अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला मेमोरी डिवाइस हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कह रहे हैं। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 1 से 6 टेराबाइट, वर्तमान में 1 से 6 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, 2019 में, वर्ष 2019 में 15 टेराबाइट की भी हार्ड डिस्क का निर्माण कर लिया गया है। 15 टेराबाइट आप समझ सकते हैं, हम तो अभी जीबी पर ही प्रयोग में ला रहे हैं। हार्ड डिस्क 1 टीबी, 2 टीबी, टेराबाइट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में। केबी, एमबी, जीबी, टीबी में क्या डिफरेंस है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने वहां पर आपको यह भी कहा था,
वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी टेराबाइट क्षमता के स्टोरेज डिवाइस उपलब्ध हैं। समझ में आई दोस्तों? तो सर्वाधिक संग्रहण क्षमता वाला डिवाइस हार्ड डिस्क होता है। अगला ये देखिए हार्ड डिस्क के प्रकार। ये अपनी एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कि हम अंदर लगाते हैं कैबिनेट के, और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये अपनी बाह्य है, बाहर से लगती है, और ये अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और ये इंटरनल हार्ड डिस्क है। ओके, चलिए फिर एक आजकल नए डिवाइस चल रहे हैं, नई मेमोरी आई है जो फास्ट सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जिन्हें ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जिन्हें हम एसएसडीज कह रहे हैं। ये एसएसडीज कहलाती है। एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बिल्कुल लेटेस्ट है एसएसडी। एसएसडी बहुत तेज गति की होती है, यानी हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उससे कई गुना अधिक तेज काम करती हैं, हमारे कंप्यूटर के तेज काम करने में मदद करती हैं। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरीज पढ़ रहे हैं हम। समस्त प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी की प्रकृति स्थायी होती है। समस्त प्रकार की सेकेंडरी की मेमोरी स्थायी होती है, परमानेंट होती है। तो ये देखिए, ये एसएसडी है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनकी क्षमता 128, 256 और 512 जीबी। ये टेराबाइट में नहीं है। कारण क्योंकि मेमोरी जितनी ज्यादा तेज होगी, स्पीड अधिक होगी, वो उतनी ही महंगी होती जाएगी। तो इसको इकोनॉमिकल भी रखना पड़ेगा, इसको इकोनॉमिकल भी बनाना पड़ता है। इसलिए ये वर्तमान में इनका प्रयोग भी किया जा रहा है। हार्ड डिस्क के साथ में एसएसडी का भी प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, फिर अब आते हैं यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। अब यूएसबी क्या होता है? यूएसबी का देखिए पूरा नाम होता है यूनिवर्सल स्टोरेज बस। यूएसबी माने यूनिवर्सल स्टोरेज बस। देखिए इस एक तरह का स्लॉट होता है, ये एक स्लॉट होता है, या एक तरह का आप खांचा मान ले, स्लॉट होता है। कंप्यूटर के जितने भी स्लॉट है जहां पर डाटा, जहां पर इनपुट आउटपुट उपकरणों को लगाया जाता है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के स्लॉट जहां भी इनपुट आउटपुट उपकरणों को लगाया जाता है, उनको पोर्ट्स कहा जाता है, उनको पोर्ट कहा जाता है। और यहां पर जैसे हमने लगा रहे हैं, तो ये एक यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी का मतलब है यूनिवर्सल स्टोरेज नहीं, ये ठीक कर देना, यहां पर ये गलत है, ये रॉन्ग है, बाय मिस्टेक है। इसका सही होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, सीरियल SER, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो अब यहां पर यूएसबी पोर्ट पर पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड लगाए जाते हैं। पेन ड्राइव एक प्रकार का यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव एक प्रकार का यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूएसबी पोर्ट पर लगता है, और मेमोरी कार्ड भी। इनकी कोई निर्धारित स्टोरेज क्षमता नहीं दी जा सकती, क्योंकि आज 2 GB, 4 GB, 64 GB, 128 GB, ये दिन प्रतिदिन अलग अलग आती है। ओके फ्रेंड्स, और फिर आता है मेमोरी कार्ड। 2 प्रकार के हैं, एसडी और माइक्रो। एसडी मेमोरी कार्ड जो है, एसडी मेमोरी कार्ड जो है, इसका प्रयोग मोबाइल अपने कैमरे के अंदर किया जाता है। जो डिजिटल SLR कैमरे होते हैं उसमें एसडी कार्ड का प्रयोग होता है, और माइक्रो कार्ड का प्रयोग आप लोग देखते ही हैं कि मोबाइल फोन के अंदर होता है। ठीक है, देख लीजिए, ये अपना पेन ड्राइव है विभिन्न प्रकार के, ये अपना माइक्रो कार्ड है। देखिए ये माइक्रो कार्ड है,
32 GB का, ये मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया। यूनिवर्सल सीरियल बस है। पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें यूनिवर्सल स्टोरेज बस लिखा गया, वो गलत था। यूनिवर्सल स्टोरेज बस नहीं, यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो ये अपना एसडी कार्ड है जो कि डिजिटल कैमरे में प्रयोग आता है। ये माइक्रो कार्ड है जो अपने मोबाइल फोन में आता है। ये अपने पेन ड्राइव्स है। तो इस प्रकार के उपकरण कहलाते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस। इस प्रकार के उपकरण यूएसबी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, और ये सब मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। और दोस्तों आखिर में हम आते हैं मेमोरी की गति के ऊपर, कि मेमोरी की स्पीड हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये स्पीड बढ़ता क्रम है। ये जो एरो बनाया है ना यहां पर, ये बढ़ता हुआ क्रम दर्शा रहे हैं। सबसे तेज गति, सबसे ऊपर जो है, जो सबसे ऊपर जो है वो सबसे तेज गति की, सबसे ऊपर लिखा मैंने रजिस्टर, रजिस्टर के बाद लिखा कैश मेमोरी, कैश के बाद में मेन यानी मेमोरी, फिर डिस्क। तो सबसे कम स्पीड है मैग्नेटिक टेप की, फिर ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी, ये अपनी चल रही है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये तो है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, और यहां तक है अपनी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे तेज गति की मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, और उसके बाद में कैश मेमोरी आती है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने आज पढ़ा, विभिन्न प्रकार की मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के क्या प्रकार हैं, सेकेंडरी मेमोरी के कितने प्रकार हैं, इत्यादि। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का थैंक यू वेरी मच।